अगर मेहनत करने के लिए तैयार हो तभी ये वीडियो देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके मेंटल टफनेस का रियलिटी चेक देने वाला है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवम महिंद्रू। मैंने ओवर द पास्ट ईयर्स बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स को टॉप मेडिकल कॉलेजेस में गाइड किया है, और मैं खुद मल्टीपल नेशनल लेवल एग्जाम्स में ऑल इंडिया रैंक होल्डर रह चुका हूँ। और मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कुछ ऐसे स्टेप्स जो कि आप अपने बचे हुए 30 दिन लगभग हमारे पास बचे हैं हमारे एग्ज़ाम में, अगर मैं नीट के स्पेसिफिकली बात करूँ तो अगर आपने इनको फॉलो कर लिया तो ये 2025 आपका साल हो सकता है। लेकिन मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स मेंटली उतने टफ है ही नहीं कि वो इसको फॉलो करें। लेकिन जो भी इसको फॉलो कर लेगा, मैं आपको ये इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि आपका नीट का रिजल्ट आने के बाद आप मेरे को इसी वीडियो के नीचे थैंक यू लिख कर जाओगे। तो एकदम ध्यान से सुनना, जो बात बताऊंगा पूरे एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, और जो मेरे उन बच्चों ने जो जिन्होंने एग्जाम्स क्लियर करे हैं आज तक नीट के और टॉप मेडिकल कॉलेजेस में रैंक निकाली है, उन्होंने फॉलो किया है, उस बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है। सबसे पहला सवाल जो बच्चों का रहता है वो ये रहता है कि क्या अब भी हो सकता है, क्या अभी भी पॉसिबल है। तो क्लियर कट आंसर अगर मैं आपको कहूँ तो आंसर उतना आसान नहीं है, लेकिन मैं आपको ज़्यादा घुमाऊंगा नहीं। क्लियर कट आंसर इज़ यस, हो सकता है। लेकिन क्या मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, इस सवाल का जवाब डिपेंड करता है आपके मेंटल टफनेस पे। क्या आपकी सोच वो है जो कि मेजॉरिटी ऑफ बच्चों की सोच है, जो कि एक्चुअल में भीड़ का हिस्सा बन चुके हैं, जिनको ये लगता है कि हमसे तो होगा ही नहीं, और होगा ही नहीं तो हम इस एक महीने के अंदर एफर्ट भी नहीं मारेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी अपने आप को जज कर चुके हैं कि हम एक्चुअल में उस लेवल के ही नहीं हैं। तो अगर आप मेहनत करने को तैयार नहीं हो तो नीट कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो कि आपका होगा। अगर आप में तड़प नहीं है, अगर आपको मेहनत करने का जुनून नहीं है, अगर आप नहीं करना चाहते हो, तो वो होगा भी नहीं। इतना आसान एग्ज़ाम भी नहीं है, और वो एग्ज़ाम को आप डिज़र्व भी नहीं करते हो अगर आप तैयार नहीं हो प्रिपरेशन के लिए। तो सिंपल सा है। हो सकता है मेरी बातें थोड़ी सी आपको चुभें, लेकिन ये एक्चुअल में सच्चाई है मैक्सिमम ऑफ बच्चों की। बेटा, एक्चुअल में कितने भी बच्चे फॉर्म भरें, कितने भी बच्चे एग्ज़ाम दें, कंपटीशन सिर्फ टॉप उन्हीं बच्चों में होता है जिनका माइंडसेट क्लियर करने वाला होता है। ठीक है, जिनको चाहिए होता है, जिनमें तड़प होती है, जिनमें जुनून होता है। अगर आप में ये चीज़ें हैं तो बिल्कुल एक महीने में पॉसिबल है, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन आपको पहले से थोड़ा सा आना चाहिए। अगर आप एक डिसेंट स्टूडेंट रह चुके हो जिसने अभी तक नीट के लेवल की प्रिपरेशन नहीं करी है, लेकिन आपने अपनी 11th-12th अच्छे से परफॉर्म करी है, आपने 11th-12th में ईमानदारी से पढ़ा है, मार्क्स क्या आए हैं उससे नहीं फ़र्क पड़ रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके 12th में कोई XYZ सब्जेक्ट जो है वो वीक था तो आपने उसके अंदर 60% मार्क्स लाए या 70% मार्क्स लाए, मार्क्स नहीं। लेकिन अगर आपने ईमानदारी से अपनी 11th-12th करी है और आपने एक्चुअल में फॉलो किया है सिलेबस को, तो अभी भी आपका नीट बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। और ये बात मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जो बच्चे या तो इस साल 12th का एग्ज़ाम दिया है जिन्होंने, और वो बच्चे जो उन बच्चों का ड्रॉप ईयर चल रहा है। ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जो भी ड्रॉप ईयर चल रहा है, आप अपनी प्रिपरेशन के किसी भी लेवल पे हो, लास्ट के 1 मंथ की मैं आपको जो स्ट्रैटेजी दे रहा हूँ, ठीक है, जो आपको कुछ टिप्स बता रहा हूँ, वो टिप्स आप तभी फॉलो करोगे जब आपको मन बन जाए, जब आपका, ठीक है, जब आपको ये लगे कि हाँ भाई इस साल भी हमको कुछ करना है, इस साल हमको उस तरीके से एग्ज़ाम देना है कि हमारे उतने मार्क्स आ पाए कि हम एक्चुअल में कॉन्फिडेंस गेन कर पाएँ इस एग्ज़ाम से। ठीक है। तो बिल्कुल आपको मैंने क्लियर कट आंसर किया कि क्या पॉसिबल है। सो द क्लियर कट आंसर इज यस, यस, इट इज़ पॉसिबल। और पिछले सालों में बहुत सारे बच्चे ये करवा चुके हैं, कर चुके हैं। अब सर कैसे पॉसिबल है, तो मैं आपको 3 स्टेप की स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ, वो ध्यान से सुनना। ठीक है। पहला स्टेप, एनालाइज योर प्रिपरेशन एंड मेक लिस्ट। अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज करो और लिस्ट बनाओ। ठीक है, लिस्ट बनाओ। किस चीज़ की लिस्ट बनाओ? सिलेबस की लिस्ट बनाओ। ठीक है। और सिलेबस की एक कॉमन लिस्ट बनाने के बाद आप क्या करो, अपनी प्रिपरेशन के लेवल पे जज करो कि इनमें से कौन से चैप्टर हैं जो आपको आसान लगते हैं, उनमें से कितने क्वेश्चंस आते हैं, और एक्चुअल में जो चैप्टर आपको कॉन्फिडेंस देते हैं और आपको आता है, वो वाले चैप्टर की लिस्ट बनाओ, और जो चैप्टर आपको नहीं आते हैं उन चैप्टर की लिस्ट बनाओ। ठीक है। फिर चेक करो
कि एक्चुअल में नीट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस चैप्टर से कितने पूछे जा चुके हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो चैप्टर आपको ना आता हो उसमें नीट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है जो चैप्टर आपको आता हो उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हो। ठीक है, तो आपको उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, किसके लिए? नीट के लिए। तो सबसे पहले चेक करो कि वो एग्जाम के अंदर कौन सा चैप्टर कितना ज़्यादा आपके लिए स्कोरिंग है, और वो चैप्टर अगर आपको आता है तो बहुत ही बढ़िया, और अगर नहीं आता है और वो ज़्यादा स्कोरिंग है तो वो मेहनत करने लायक चैप्टर है। अदरवाइज आपको वो चैप्टर नहीं आता है और वो स्कोरिंग भी ज़्यादा नहीं है, तो ऑब्वियसली समझदारी ये कहती है कि उसको ज़्यादा टाइम देने में टाइम वेस्ट होगा। आपको स्टार्टिंग का अपनी मेहनत उसमें नहीं लगानी है। आपको स्टार्टिंग की मेहनत सिर्फ उन चैप्टर्स में लगानी है जो आपको एक्चुअल में आते हैं और वो ज़्यादा स्कोरिंग है। फिर जो नहीं आते हैं और स्कोरिंग है। फिर जो आते हैं, स्कोरिंग है या नहीं है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लास्ट प्रायोरिटी देंगे जो स्कोरिंग भी नहीं है और आपको इस वक्त आते भी उतने अच्छे से नहीं है, या फिर आपका कॉन्सेप्ट आपको लगता है कि क्लियर नहीं है तो मेरे को ज़्यादा टाइम खाएगा ये चैप्टर, तो आपको उन पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। होपफुली मेरी बात समझ में आ रही है, एकदम ध्यान से सुनना मेरी बात को। ठीक है, अब सबसे पहला आपको बच्चों को डाउट आएगा कि सर ये लिस्टिंग करना अब थोड़ा सा टफ लग रहा है, इंपॉर्टेंस कैसे पता चलेगा? तो इसलिए मैंने आपको बोला कि ये वाला वीडियो लेक्चर, ये वाला वीडियो जो है वो बाकी वीडियो से थोड़ा सा अलग रहने वाला है, क्योंकि इसी वीडियो के अंदर मैं आपको सब्जेक्ट वाइज लिस्ट दे रहा हूँ चैप्टर्स की, जिससे आप ये जज कर पाओगे कि किस चैप्टर का कितने क्वेश्चन आने वाले। तो देखो ज़रा, सबसे पहले बायोलॉजी, जो कि मेरा सब्जेक्ट है बेटा। बायोलॉजी चैप्टर के मैं बायोलॉजी चैप्टर के मैं ऑलरेडी आपके जो वीडियो है, ठीक है, एनसीईआरटी शॉटगन की फॉर्म्स में वो अपलोड कर चुका हूँ। बहुत सारे 11th के जो हैं वीडियोस वो भी आपको मिल जाएंगे। अगर आपको कहीं पे भी लग रहा है कि आपका कॉन्सेप्ट वीक जा रहा है, और एनसीईआरटी शॉटगन वाले तो देख के जाना ही जाना नीट से पहले, मैं फिर बता रहा हूँ। ठीक है, वो गोल्ड स्टैंडर्ड वीडियोस हैं। आप जाओगे, नीट का पेपर दोगे, वहीं से क्वेश्चन दिखेंगे। वापस आके उस वीडियो लेक्चर के नीचे जाकर कमेंट करना कि कैसा आपको कैसा लगा लेक्चर। ठीक है, तो आप फिलहाल के लिए ये लिस्ट देख लो बेटा। अगर मैं बायोलॉजी की बात करूँ तो मैंने बॉटनी और जूलॉजी की अलग अलग लिस्ट यहाँ पर क्रिएट करी हुई है आपके लिए, जिसमें से एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ लिखा है। जैसे जेनेटिक्स और इवोल्यूशन में से 15, ये यूनिट तो आप छोड़ के ही नहीं जा सकते हो। और ये इतनी अच्छी बात है 12th वाले बच्चों के लिए कि उन्होंने तुरंत अभी 12th का एग्जाम दिया है और ये वाली यूनिट उन्होंने ऑलरेडी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करी है। ठीक है, तो सवाल ये बैठता है कि क्या सर हम इस यूनिट को फिर से जीरो से एनसीईआरटी से पढ़ना शुरू करें? नहीं, आप सीधा इस यूनिट के क्वेश्चन उठाओ। जब क्वेश्चन में फंसो तो जाके रिवाइज करो। ठीक है, क्वेश्चन में फंस जाओ तो जाके रिवाइज कर लो उस टॉपिक को, वरना जो चीज़ आपको आती है और जो चीज़ नहीं भी आती उसको आप वापस से रिवाइज करने बैठोगे तो आपका बहुत टाइम जाएगा। आपको पता चलेगा कि नहीं आने वाली चीज़ों को रिवाइज करने के चक्कर में आपने उन चीज़ों को भी रिवाइज किया जो कभी आप भूल ही नहीं सकते थे। ठीक है, आप नहीं भूल सकते थे मेंडल के बारे में बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आपने फिर से रिवाइज कर ली क्योंकि आप ये जिद पकड़ के बैठे हुए थे कि मैं जीरो से लेकर ही करूंगा। अरे आप जीरो पे हो ही नहीं। आपको ये एहसास दिलाने की जरूरत है कि आपको मेंटली उतना वीक नहीं होना है, अपने को अंडर कॉन्फिडेंट नहीं रखना है। आप जीरो पे नहीं खड़े हो। आपको पता है फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल है, तो अपने नोट्स रिवाइज करते हुए आप वहां से शुरू कर रहे हो कि फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जोहान मेंडल है, तो इसका मतलब आप प्योर टाइम वेस्ट कर रहे हो उस टॉपिक के ऊपर। तो पता कैसे चलेगा सर कौन सा टॉपिक मुझे आते हैं और कौन से नहीं आते हैं? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ बच्चों को ये पता ही नहीं होता है कि हमको कौन से टॉपिक आते हैं और कौन से टॉपिक नहीं आते। तो पता कैसे चलेगा सर? तो पता ऐसे चलेगा कि सीधा क्वेश्चन पे जंप करो, कि जेनेटिक्स और इवोल्यूशन यूनिट के सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए और करने शुरू कर दिए। आपको फील होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन तो आपसे हो जा रहे हैं, बहुत सारे। जो क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं वो जिस टॉपिक में से आते हैं, अपने नोट्स में जाके वो पूरा का पूरा टॉपिक, फिर वो टॉपिक पूरा का पूरा रिवाइज करो। दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी, आई एम टेलिंग यू, गोल्ड स्टैंडर्ड स्ट्रैटेजी है। ठीक है, और ये आपके लिए काम करेगी, आप किसी भी लेवल के प्रिपरेशन पे हो। ठीक है, जूलॉजी के अंदर अगर मैं बात करूं तो बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी वो है जिसको आप बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जा सकते हो। शुरू की आप यूनिट देखोगे बॉटनी के अंदर तो प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट किंगडम और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बहुत पूछा जाता है। इकोलॉजी चैप्टर्स कम हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे अभी भी वेटेज बहुत ज़्यादा है इसकी प्रीवियस ईयर्स में। सेल की बात करेंगे, प्लांट रिप्रोडक्शन की बात करेंगे बेटा, 12th क्लास का टॉपिक आ गया। ठीक है, ये चैप्टर्स वो हैं बेटा जिनको आपको अपनी प्रिपरेशन के दौरान, जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, एनिमल किंगडम हो गया, इवोल्यूशन दोबारा रिपीट हुआ देखो, क्योंकि जूलॉजी में भी आ रहा है और बॉटनी में भी आ रहा है। ठीक है, दोनों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लांट इवोल्यूशन पे भी आ जाता है, एनिमल इवोल्यूशन पे भी आ जाता है, तो आप कभी कभी दोनों में काउंट कर लेते हो उनको।
तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे zoology और बॉटनी दोनों का ही आपको क्या करना है, एक लिस्ट बनाने है आपके अकॉर्डिंगली। मैंने एक कॉमन लिस्ट प्रोवाइड करी है जिससे आपको ये पता चल जाए कि एग्जाम के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ नहीं है। ऑब्वियसली वो वाली यूनिट जैसे लिविंग वर्ल्ड चैप्टर हो गया, तो कोई बेवकूफ़ ही होगा जो कि एक्चुअल में इस वक्त लिविंग वर्ल्ड से पढ़ना शुरू करेगा और लिविंग वर्ल्ड उठाकर उस पर टाइम वेस्ट करेगा, उसकी 3-3 4-4 घंटे की वीडियो देख रहा है कि घुस ही गए भाई साहब। ठीक है, तो क्या होगा, तो आपको हो सकता है लिविंग वर्ल्ड में ज्ञान प्राप्त हो जाए, लेकिन लिविंग वर्ल्ड से उतने मार्क्स आपको मिलने वाले नहीं हैं। ठीक है, क्वेश्चन आएगा भी तो एक आएगा, ठीक है, आएगा भी तो, और बहुत सारे सालों में तो आया भी नहीं है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में, कि क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया लिविंग वर्ल्ड से। तो यू हैव टू मेक श्योर कि हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो उसके बाद बेटा ये देखोगे तो केमिस्ट्री की है, आप यहाँ पे भी एनालाइज कर सकते हो। केमिकल बॉन्डिंग बिल्कुल टॉप स्कोरर रहा है हमेशा, नीट से बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर्स के यहाँ से बनाने के लिए। पी ब्लॉक आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड्स हो गए आपके ऑर्गेनिक के, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी तो बेसिक है। बिना जीओसी पढ़े आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं समझ में आने वाली है, तो जीओसी पे टाइम देना देना ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने सवाल सॉल्व हो जाएंगे सिर्फ जीओसी करने के बाद कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करते ही आपको आगे के जो चैप्टर्स हैं, ठीक है, उसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वो इतने आसान लगने लगेंगे। ठीक है, उसके बाद बेटा आप ये पूरी की पूरी लिस्ट है, आप यहाँ से पूरा क्या कर सकते हो, अपना शेड्यूलिंग कर सकते हो, अपनी लिस्ट बना सकते हो। उसके बाद फिजिक्स की बात करें बेटा तो लॉज ऑफ मोशन नीट का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे बेटा चैप्टर वाइज बना हुआ है इसलिए आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको एक यूनिट का नाम बताऊंगा। अभी आपने प्रिपेयर करी है अपने, अगर आप 12th क्लास का एग्जाम दिया है अपने, ठीक है, यूनिट का नाम है आपका मॉडर्न फिजिक्स। अगर आपको नीट का एग्जाम में कॉन्फिडेंस चाहिए फिजिक्स में, और आप मेरे से पूछोगे रीसेंट टाइम्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस किस यूनिट से आ रहे हैं, तो मॉडर्न फिजिक्स को आप नहीं छोड़ सकते हो, और मैं आपको सजेस्ट कर लूँगा कि मॉडर्न फिजिक्स कर लो। मॉडर्न फिजिक्स बच्चों को मुश्किल नहीं लगती है, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स से बहुत क्वेश्चन पूछता है नीट, ठीक है, बहुत ही फेवरेट टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स हो गया, आपको दिख ही जाएंगे उसके चैप्टर शुरू के टॉपिक्स के अंदर। और उसके अलावा आपको जो टॉपिक्स आते हैं उनके सीधा क्वेश्चन पे जंप करना है, बिल्कुल सेम स्ट्रैटेजी, क्वेश्चन पे जंप करना है, और जिस क्वेश्चन में फंसोगे फिर उस टॉपिक को रिवाइज कर लो। और वो चैप्टर जो कि यहाँ पर आपको लग रहा है कि भाई सर ने इंपॉर्टेंट में दिए में नंबर ऑफ एवरेज क्वेश्चन जो आ रहे हैं इससे वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ इसको स्किप करना, तो आपको क्या करना है, उस चैप्टर का जाकर रिवीजन करना है, अच्छे से अपने नोट से पढ़ना है, वन शॉट देखना है, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों के मैंने आपको एक लिस्ट दे दिया है, प्रायोरिटी लिस्ट दे दी आपके लिए। बस अब आपको इस लिस्ट को मॉडिफाई करके अपने हिसाब से प्रायोरिटी सेट करनी है, ठीक है, इतना आपको करना पड़ेगा। आज ही बैठ जाओ, जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हो सकता है आपको ये वीडियो थोड़ा सा लेट मिले, लेकिन जिस वक्त मिल जाए बेटा उसी वक्त पेन लेकर बैठ जाओ। अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना उतना आसान काम नहीं है, हर कोई लगा भी नहीं पाता है और हर कोई डिजर्व भी नहीं करता है। ठीक है, अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, ठीक है, तो आपको बता दिया कि ये साल आपके लिए मेक और ब्रेक ईयर हो सकता है। आपको नहीं पता है आप में कितना पोटेंशियल है, आपको एक्चुअल में नहीं पता है, ठीक है, तो एक बार ही चेक करो, अपने अंदर का बीस्ट मोड एक्टिवेट करके तो देखो, अपने आप को जज तो करो कि मेरी लिमिट क्या है। अगर आप पहले ही हार जाओगे कि हो ही नहीं सकता है, तो मैं आपको फिर बता दूं कि हो सकता है। बस आपको क्या करना होता है, यू जस्ट हैव टू इंक्रीज योर एफर्ट्स, अपने एफर्ट्स को इंक्रीज करो, ठीक है, बीस्ट मोड एक्टिवेट करो, एक बार चेक तो करो कि एज अ स्टूडेंट मैं क्या लिमिट को टच कर सकता हूँ, एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो, ठीक है, आप सरप्राइज हो जाओगे जानकर। देखो अब आगे बेटा, जो स्ट्रैटेजी नंबर 2 है हमारी, वो क्या है कि डिवाइड योर प्रिपरेशन इनटू स्मॉल फेजेस एंड सेट टारगेट्स। एक्चुअल में आपको क्या करना है, आपको बहुत लंबे टाइम का नहीं सोचना है। यही तरीका है कि आपके पास लेट से 30 दिन है, जिस दिन आपको ये वीडियो दिखी, लेट से आपके पास 30 दिन है, ठीक है, अभी लगभग आपके पास 34-35 दिन के आसपास है। लेकिन अगर आपके पास लेट से जब ये वीडियो मिली तो 30 डेज का टाइम है, तो अपने 30 दिन के रिविजन को क्या करो, 5-5 दिन की 6 रिविजन्स में, ठीक है, 5 डेज 5 डेज 5 डेज 5 डेज 5 डेज 5 डेज, 5-5 दिन की 6 रिविजन्स में क्या कर दूँ, 6 फेजेस में बांट दो, और इन छोटे छोटे फेजेस में अपने छोटे टारगेट सेट करो कि इस पहले फेज में मैं ये करके रखूंगा, और जान लगा दो उस टारगेट के लिए, जान लगा दो कि कुछ भी हो जाए ये है। मतलब ये टारगेट आप ऐसे रखना कि ये छोटे छोटे आपके लिए टेस्ट हैं,
ठीक है, ये छोटे छोटे टेस्ट हैं और इस टेस्ट का प्रेशर उतना ही लेना जितना प्रेशर नीट का लिया जाता है कि अगर ये टारगेट कंप्लीट ना हो तो आपको घबराहट होनी चाहिए। ठीक है, आपके दिल में क्या होना चाहिए, आपके दिल के अंदर एक डर होना चाहिए कि एक्चुअल में मैंने अगर ये वाले फेज का सिलेबस कंप्लीट नहीं किया तो एक्चुअल में क्या होने वाला है, ये वाला सिलेबस मेरे को आगे बर्डन क्रिएट करेगा। ठीक है, और एक्चुअल में आप उतना ही इस रेस में पीछे होते जाओगे। मैं फिर बता दे रहा हूँ, जो आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ वो एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, इसलिए ध्यान से और एकदम फॉलो कर लेना, एकदम फॉलो कर लेना। यू विल रियलाइज यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन इन 1 मंथ, यू विल बी अ डिफरेंट स्टूडेंट, लेवल ऑफ स्टूडेंट आप अलग हो जाओगे। बट प्रिपेयर जरूर करो, ठीक है, एकदम प्रिपेयर करो। तो 5 छोटे छोटे फेजेस में डिवाइड किए, जल्दी से बता देता हूँ। और आपने क्या किया, अपने हिसाब से यहाँ पर टारगेट सेट किए प्रायोरिटी वाइज, कि बायोलॉजी के वो चैप्टर्स उठाए जो कि सर ने प्रायोरिटी लिस्ट में बताए थे, फिजिक्स के उठाए, केमिस्ट्री के उठाए और उनको पढ़ना शुरू किया। ठीक है, और अपने लिए टारगेट सेट की कि इस 5 दिन में तो कैसे भी, चाहे हमको क्या करना पड़े, चाहे हमको नींद को थोड़ा सा कम करना पड़े, ठीक है, अपने दिन में कहीं से भी टाइम खींचना पड़े, कैसे भी ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। थर्ड बेटा आपका क्या है, एफिशिएंसी इज द की। पागलपन नहीं करना है। ये अब वो टाइम नहीं बचा है कि आप जो है यहाँ पर 2-2 घंटे की 10-10 वीडियो लेक्चर्स वाले चैप्टर्स पूरे देख रहे हो, एकदम बह ही गए कि सर ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला था तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2-2 घंटे के 10 वीडियो लेक्चर वाले चैप्टर उठा लिए। बिल्कुल नहीं। जो चीज़ आपको आती है और आपको लगता है कि मैं इसमें कॉन्फिडेंट हूँ, लेट अस कंसिडर आप में से किसी बच्चे को ये लगता है कि सर मेरा इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है वो टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा था जब मैंने 12th पढ़ी थी। लेट अस कंसिडर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि सर मेरा ग्रेविटेशन चैप्टर बहुत अच्छा था। बिल्कुल भी अपने नोट्स में से नहीं पढ़ोगे, वापस जाके पहले उसको अपने नोट सामने रखो, उन नोट्स में से निकाल के फॉर्मूला शीट बनाओ। फॉर्मूला शीट, शॉर्ट नोट्स, ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए हर चैप्टर की। ठीक है, होनी ही चाहिए। वो शीट अपने सामने रखो, नोट्स अपने सामने रखो, सामने मतलब अपने टेबल पे रखो और एक्चुअल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जंप करो सीधा सीधा। ठीक है, सीधा आप क्या करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे, जहां फंसोगे जहां फंसोगे वो वाले टॉपिक को जाकर फिर से रिवाइज करोगे। आप जहां फंसे वो वाले टॉपिक को जाके फिर से रिवाइज करोगे। फिर से बता रहा हूं, ठीक है। आगे देखो क्या क्या है आपके पास, क्या होना चाहिए हर एक चैप्टर का बेटा। आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, ठीक है। दूसरा, फॉर्मूला शीट्स होनी चाहिए। शॉर्ट नोट्स मतलब एक्चुअल में शॉर्ट। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं कि पूरी किताब छाप रखी है। शॉर्ट नोट्स का मतलब एक्चुअल में शॉर्ट, छोटे नोट्स। फॉर्मूला शीट होनी चाहिए आपके पास। अगर आप फिजिक्स या फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर रहे हो तो फॉर्मूला शीट्स होनी चाहिए। उसके बाद 1 शॉट लेक्चर देखने हैं सिर्फ उन टॉपिक्स के जो टॉपिक्स आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट बताए हैं मैंने, ठीक है, प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर आते हैं और आपको उन चैप्टर्स में दिक्कत है। ठीक है, वो चैप्टर कोई भी हो सकता है आपको मॉडर्न फिजिक्स में दिक्कत आती हो तो मॉडर्न फिजिक्स के जाके 1 शॉट किसी भी टीचर से देख सकते हो, जो टीचर आपको यूट्यूब पे पसंद आए। अगर आप उसमें भी कंफ्यूज हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में आप बता देना, मैं आपके लिए अलग से मेहनत करके, हो सकता है मेरे को 1 दिन लग जाए, पूरी रात लग जाए ढूंढने में, लेकिन मैं आपको बढ़िया टीचर्स की लिस्ट ला के दे दूंगा। ठीक है, तो आप क्या करना, वहां से 1 शॉट वीडियो जाके देख लेना, आपका फायदा हो जाएगा। बट अदरवाइज आपको जिस टीचर से समझ में आता है, ठीक है। अब आपके पास बेटा यूट्यूब है, यूट्यूब आपके पास क्या है, पूरा का पूरा यूनिवर्स खुल चुका है, बढ़िया से बढ़िया टीचर्स आके पढ़ा रहे, यू आर वेरी लकी। अब फायदा उठा लो, मानो बात, ठीक है। तो 1 शॉट वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, पूरे बड़े बड़े लेक्चर्स में नहीं घुसना है, अपने को स्मार्ट स्टडी करनी है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज द की। 150-150, 200 क्वेश्चन एक चैप्टर के करके कुछ नहीं मिलेगा आपको। आप एक चैप्टर के 70 क्वेश्चन उठाओ, उसमें से मेजोरिटी प्रीवियस ईयर होने चाहिए। उसी 70 क्वेश्चन के सेट को 2 से 3 बार करो। लेट अस कंसिडर, ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत आती है कि सर फिजिक्स में हम बहुत वीक जाते हैं क्योंकि फिजिक्स में हमको टाइम ज़्यादा लग जाता है सॉल्व करने में। अरे अगर आपको फिजिक्स में क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लग रहा है तो इसका मतलब ऑब्वियसली लगना भी चाहिए। फिजिक्स सब्जेक्ट ऐसा है कि आप पहली बारी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो दिमाग तो लगाओगे ना, सुपर ह्यूमन तो हो नहीं आप। तो आपको क्या करना है आपको लेट अस कंसिडर आपने 50 क्वेश्चन का सेट लिया और उसमें 50 क्वेश्चन को करने में जनरली मेरा ये मानना है कि फिजिक्स के अंदर कोई भी अच्छा बच्चा होगा तो उसको 50 मिनट से लेकर 1 घंटा तक लगता है। ठीक है, 50 क्वेश्चन का सेट 1 घंटा हो गया, लेकिन ये बहुत हाई स्पीड है। लेट अस कंसिडर आपकी स्पीड अभी बहुत कम है, आपको 2 घंटा लग गया, 2.5 लग गया, मैक्सिमम कितना लग जाएगा, ठीक है, 2.5 पौने 3 इतना घंटा लग गया 50 क्वेश्चन करने में। बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने एक्सट्रीम ले लिया। लेकिन पहली बार करने तो बैठो। अगर आप ये सोचोगे कि फिजिक्स करने में मेरे को टाइम ही लग रहा है तो आप मेंटली वीक जा रहे हो। यहाँ पे यही आपका ठीक करना है, ये वीडियो सिर्फ आपका दिमाग ठीक करने के लिए बनाई गई है।
कि बेटा थोड़ा सा बाहर आओ, समझो, एक्चुअल में अपनी ताकत को समझने की कोशिश करो, स्ट्रैटेजी समझो। अगर आपने 50 क्वेश्चन का सेट बैठ के एक साथ लगाया ही नहीं, ये सोच के कि सर मेरे को तो बहुत टाइम लगता है, तो भाई आप गलत स्ट्रैटेजी है। बैठो, मैं कह रहा हूं 2.5 घंटा लगेगा पहली बारी में, आपको क्या करना है, वही 50 क्वेश्चन का सेट फिर से दोबारा करना है अगले दिन, अब 2.5 घंटा नहीं लगेगा। वैसे ही 50 क्वेश्चन का सेट सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड फिर से करना है। इसका मतलब 50 से 70 क्वेश्चन पर चैप्टर करो, और उनको इतने अच्छे से करो कि नीट या एनटीए इस साल इस ऐसे टाइप का कोई भी क्वेश्चन बनाएगा तो मैं गलत करके नहीं आऊंगा या नहीं आऊंगी, ये कसम खा लो। अगर ये 50 से 70 क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर्स वाले, ठीक है, या फिर आपके वो इनसे ही बेस्ड दूसरे पैटर्न के क्वेश्चन जिनमें फॉर्मूला सेम लग रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो गई, ये सारी चीजें चेंज हो गई, ऐसे टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए। इतने अच्छे से प्रिपेयर कर लो, हर एक चैप्टर में 70 क्वेश्चंस भी अगर आपने कर लिए, बार बार कर लिए, इतने अच्छे से कर लो कि क्वेश्चन के टाइप याद हो जाए आपको, कि आंखें बंद करो और मैं आपसे पूछूं कि बेटा बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कौन सा टाइप का क्वेश्चन आता है, तो आप मेरे को टाइप्स गिनवा दो कि सर इसमें ये टाइप का क्वेश्चन आता है, ये कैलकुलेट करने को बोल देते हैं या फिर वो कैलकुलेट करने को बोल देते हैं, और आपने आंखें बंद कर रखी हैं और आंखें बंद करके आप मेरे को पूरा गीत गा के सुना दे रहे हो कि ये इंपॉर्टेंट है। जब आप इस लेवल पे पहुंच जाओगे, इस लेवल की तैयारी कर लोगे, तो आपको मैं बता रहा हूं कोई नहीं रोक सकता। और इस लेवल की तैयारी करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए। मैंने आपको नहीं बोला 200, 250, 300, 400, 500 क्वेश्चन सॉल्व करो एक चैप्टर में, मैंने आपको सिर्फ बोला कि 50 से 60 क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। मैक्सिमम 70 क्वेश्चन ले लो, कोई चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इन्हीं 70 क्वेश्चंस को, और एमसीक्यू की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैं आपको डेरिवेशन नहीं बोल रहा हूँ कि लिख कर दिखाना है तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे उनको बार बार करो, ठीक है, करो, बार बार करोगे तो ही बनेगा बेटा, बात बनेगी, है ना। उसके बाद बेटा टेस्ट, टेस्ट बहुत ज़रूरी चीज़ है। जो जो चैप्टर आपके कंप्लीट होते रहे, अपने आप को थोड़े थोड़े टाइम के बाद टेस्ट करते रहो, ठीक है, हर एक फेज के बाद टेस्ट करते रहो। मैं तो कहता हूँ कि आपने क्या किया, आपने पहले 5 दिन का फेज कंप्लीट कर लिया, एकदम पूरी जान लगाई, पूरा फेज कंप्लीट हो गया, ऑब्वियसली आपने अपने लिए टारगेट थोड़ा सा ऊपर का सेट किया था लेकिन आपने कर लिया, तो अपने पे थोड़ा सा प्राउड फील करो। और प्रीवियस ईयर नीट का कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा लो, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, कोई भी पेपर उठा लो आप, और उस पेपर के आपने जो फर्स्ट फेज में जितने भी चैप्टर्स करें, पूरे पेपर के वो क्वेश्चंस कर डालो जो आपसे पॉसिबली हो पा रहे हैं। फिर चेक करो कि मैं यहाँ पे कहीं गलती कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अगर ऐसा हो रहा है तो रिवाइज करो उनको, ऐसे करना है, ठीक है। और आप सभी के लिए बेटा एक छोटा सा नोट ये है कि अगर आप ऑलरेडी कोई स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो और आप उसमें सक्सेसफुली बिल्कुल अच्छे से चल रहे हो, तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करनी है। मेरी वीडियो देखकर आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस लेना है, सिर्फ और सिर्फ मेंटली आपको कितना स्ट्रांग होना है, सिर्फ मेरी इस राय को आपको मानना है। मैंने जो स्ट्रैटेजी दी वो स्ट्रैटेजी लेकर आप अपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी जो आप चला रहे हो ऑलरेडी 5, 7, 10 दिन से, उसको चेंज नहीं करना है। सुन लो ध्यान से। और दूसरा, अगर आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हो और आपको लग रहा है कि आपका सिलेबस खत्म हो गया है या सिलेबस खत्म होने वाला है, ठीक है, तो आपको बेटा कम से कम 1 या 2 टेस्ट डेली फुल सिलेबस के देने ही देने हैं। बैठो, टेस्ट लो, ठीक है। एक पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लिया या किसी भी एक अच्छे ब्रांडेड इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन पेपर उठा लिया, उसको बैठ के सॉल्व करो, विद इन अ टाइम पीरियड सॉल्व करो। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व जितने कर लोगे आप इन 30 दिनों के अंदर, आप उतना अच्छे मार्क्स ले आओगे, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, उतने अच्छे मार्क्स ले आओगे। रिजल्ट क्या रहेगा उसका मत सोचो, अपनी मेहनत 100% करो। मैं आपको गारंटी देता हूं कि नीट का रिजल्ट आपको निराश नहीं करेगा अगर आप पूरी मेहनत करोगे तो, ठीक है। और आपको मेंटली ऐसा स्टूडेंट बना देगा, मेंटली इतना स्ट्रांग बना देगा कि आपको नीट जैसा एग्जाम क्या, दुनिया में कोई भी दूसरी चीज या अपनी लाइफ में आने वाले और बहुत बड़े बड़े एग्जाम है बेटा। अभी आप अपनी लाइफ के बहुत नीचे लेवल पे हो, स्टेज पे, अभी बहुत पढ़ना है, बहुत स्ट्रगल करना है, लेकिन अगर आपने तमीज से मेहनत करना सीख लिया इस टाइम पीरियड के अंदर, तो आपको कोई भी दूसरी चीज हरा नहीं पाएगी, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। बाकी मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूँ तो मैंने ऑलरेडी शॉटगन की फॉर्म के अंदर 12th पूरी अपलोड करी हुई है। 11th के वीडियो लेक्चर्स भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे मेरे को पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। नीट शॉटगन, एनसीईआरटी शॉटगन आपके पास बिल्कुल आने वाला है, ठीक है, बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली। इसके बाद की अगली वीडियो वही रहने वाली है, ठीक है। मैं ज़्यादा स्ट्रैटेजी वीडियोस बनाने में भरोसा नहीं रखता हूँ, लेकिन इसलिए रख रहा हूँ कि मेरी इस वीडियो से कोई एक भी बच्चे ने अपनी मेहनत बढ़ा दी,
ठीक है, एक भी बच्चे ने, और वो एक डिफरेंट लेवल का स्टूडेंट बन गया और वो लाइफ में कुछ कर गया, ठीक है, तो मेरी ये वीडियो सफल हो जाएगी बेटा, सिर्फ इसीलिए बना रहा हूँ, ठीक है। बाकी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कमेंट बॉक्स के अंदर बेटा क्या करना, मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, मैं आपका रिप्लाई उसी वक्त कर दूंगा। और आप में से कुछ बच्चे मेरे से नोट्स मांग रहे थे बेटा, तो जितने पॉसिबल नोट्स हो पाएंगे मैं आपको सजेस्ट करता हूँ हमेशा कि अपने नोट्स खुद बनाओ। लेकिन अगर आप में से किसी बच्चे को किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, मेरे पास जो मैक्सिमम हो पाएगा मैं कोशिश करूंगा कि मैं प्रोवाइड कर दूं। उसके लिए मैंने एक एक इंस्टा टेलीग्राम के ऊपर लिंक भी, चैनल भी बनाया है। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो के, जाके चेक कर लेना, ज्वाइन कर लेना। और अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपको लग रहा है कि कोई दोस्त नीचे जा रहा है अपनी स्टडीज़ के अंदर, उसको इस मोटिवेशन की ज़रूरत है, उसको स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, एक हल्के से पुश की ज़रूरत है, तो उसके साथ शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे बेटा अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।